अपने पिछली वीडियो में मैंने आपको बायोट-सैबार्ट लॉ के बारे में बताया और उसका पहला एप्लीकेशन आपको बताया, और आज हम उसके सेकंड और थर्ड एप्लीकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप बायोट-सैबार्ट लॉ का क्या फॉर्मूला था उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। तो इधर मैं लिख देता हूँ, हमने उससे क्या पाया, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट, जिसका फॉर्मूला था म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl sin थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इसका हम लोग यूज करेंगे क्योंकि हम लोग इसका एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं, सेकंड एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन। तो हम लोग जल्दी से अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। ओके, ये हमारा आज का टॉपिक है जिसमें हम बायोट-सैबार्ट लॉ के एप्लीकेशन नंबर 2 को पढ़ने वाले हैं। इसके फर्स्ट एप्लीकेशन में हमने स्ट्रेट कंडक्टर के कारण किसी मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू को निकालना सीखा था। उसके फॉर्मूला को भी याद रखेंगे, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर sin phi 1 plus sin phi 2 and if the point is very close to the wire then 2 म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर। फॉर्मूला को याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे चलकर हम इन सारे फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं अगले डेरिवेशन के लिए या न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। करंट कैरिंग कॉइल हमारे पास है सर्कुलर और उसके सेंटर पर, जैसे ये हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल, ये सर्कुलर कॉइल है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है। मान लीजिए ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आई करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है। इसका जो सेंटर है, यहाँ पर इसका सेंटर है O और इसकी जो रेडियस है वो रेडियस है R, मान लीजिए R, इसकी रेडियस है R। तो इसके सेंटर पर इस करंट कैरिंग कॉइल के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है इस फॉर्मूला का यूज करके। तो इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए आपको जो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको इसका ड्राइंग कर लेना है, आपको इसके बारे में डिटेल लिख देने हैं। जैसे हमने बोला कि देयर इज ए सर्कुलर कॉइल, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट I इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये हमने मान लिया डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, O be its center, R be its radius and we have to find magnetic field at O due to this current carrying coil। O पर हमें इस करंट कैरिंग कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू को फाइंड करना है। ओके, तो हम लोग काम को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, हम इसके ऊपर एक करंट एलिमेंट को मान लेंगे। ये हमारे पास एक करंट एलिमेंट है AB और इसका नाम क्या रख लें, IDL, यानी कि AB का जो लेंथ क्या है DL और यहाँ से करंट क्या फ्लो कर रहा है I। तो इस AB के कारण इसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो आपको ये जानने के लिए दो चीज जानना जरूरी है। पहले तो करंट एलिमेंट की लेंथ क्या है, हमने बोल दिया DL, जैसे हमें जरूरत पड़ने वाली DL। उसके बाद ये थीटा, तो थीटा किसके बीच का एंगल होता है, तो मैंने आपको बताया था लॉ में कि थीटा विद द एंगल बिटवीन दिस DL एंड R, यानी कि जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उससे आप करंट एलिमेंट को मिलाइए, उस डिस्टेंस के बीच का एंगल है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर इसके बीच का एंगल ये बिल्कुल 90 डिग्री, क्योंकि हम करंट एलिमेंट को ऐसा घुमा के नहीं मानेंगे, करंट एलिमेंट छोटा है हम उसे हर जगह स्ट्रेट मानेंगे। तो ये सेंटर से जब उसको मिलाया तो इसके बीच का एंगल क्या, मानिए थोड़ा बड़ा बनाते हैं, एंगल होता है 90 डिग्री। तो ये हमने माना कि ये हमारा करंट एलिमेंट है, यहाँ से मिलाया 90, इसके आप कहीं भी इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करें, इसके ऊपर आप उसको लाइन मिलाएं, हर जगह एंगल क्या बनता है 90। तो इसके बीच में DL और R के बीच का जो एंगल है वो क्या होगा 90 डिग्री। तो हम इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। हमने क्या बोला, मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू IDL के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड है, हमने बोला dB और उसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ यूज करेंगे म्यू नॉट बाय 4 पाई IDL साइन एंगल कितना 90 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, वही है डिस्टेंस। हमने बोला कि आपको करंट एलिमेंट से उस पॉइंट का डिस्टेंस R मानते थे हम लोग बायोट-सैबार्ट लॉ में, और यहाँ पर करंट एलिमेंट से वो पॉइंट खुद सेंटर है, यानी कि रेडियस ही वो डिस्टेंस होगा।
यहाँ पर आपको याद रखना है कि हम लोग जो यहाँ पर आर माना करते थे वो आर क्या होता था, करंट एलिमेंट से पॉइंट का डिस्टेंस माना करते थे। तो करंट एलिमेंट से अगर हम सेंटर का डिस्टेंस मानेंगे तो एक्चुअली में यही डिस्टेंस क्या है, रेडियस ऑफ द कॉइल, सर्कुलर कॉइल। तो आपको पहले से उसको आर मान लेना है। sin 90 डिग्री की वैल्यू 1, तो dv की वैल्यू क्या हो जाती है, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl होल डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये तो स्मॉल करंट एलिमेंट निकला। अब यहाँ पर जितने वैल्यू दिए हुए हैं वो हमको इस कंडीशन में है। अब आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो उसका कंडीशन क्या है, आप इंटीग्रेट कर दें इसको, तो आप क्या निकालेंगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल CCC शॉर्ट में। उसका रूल क्या, आप इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन dv, और यहाँ पर जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये देखिए म्यू नॉट बाय 4 पाई कांस्टेंट, करंट भी कांस्टेंट, r भी कांस्टेंट, तो यहाँ पर हमारा वेरिएबल कौन है, dl। तो कांस्टेंट्स का इंटीग्रेट से बाहर, इंटीग्रेशन से बाहर निकालेंगे, म्यू नॉट बाय 4 पाई i बाय r स्क्वायर, दिस इज इंटीग्रेशन dl। अब जरा सॉल्व करते हैं, तो dv को इंटीग्रेट करेंगे तो ये फुल मैग्नेटिक फील्ड देगा, और यहाँ पर म्यू नॉट बाय 4 पाई i बाय r स्क्वायर इनटू ये हमारा ये छोटा सा लेंथ है, इसको अगर हम ऐड करना स्टार्ट करेंगे dl, इस पूरे में अगर हम dl को ऐड करेंगे तो हमें क्या देगा, इसका सरकमफेरेंस, और इसका सरकमफेरेंस क्या होता है 2 पाई r। तो हमें यहाँ पे dl का इंटीग्रेशन क्या यूज करना है, 2 पाई, और जो हमारा रेडियस है। अब देखिए एक हमारा r कैंसिल हो गया, तो हमें यहाँ dl का क्या वैल्यू मिल जाता है, दिस इज म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई i बाय r, दिस 2 पाई i डिवाइडेड बाय r। ये हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल गया, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हमने कितना माना है, 1। तो आपको यही करना है कि जब भी आपको बैट-सेवर्ट लॉ का यूज करके मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू को निकालना है, तो आपको सबसे पहले जो करंट कैरी कर रहा है उसमें एक स्मॉल करंट एलिमेंट कंसीडर करना है। उसका जैसे आपको नाम आइडियल यूज किया जाता है, और उस करंट एलिमेंट से उस पॉइंट के डिस्टेंस को r मानना है जहां आपको मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू चाहिए। तो हमने यहाँ वही किया, इस करंट एलिमेंट से सेंटर का डिस्टेंस, तो सेंटर का डिस्टेंस वही होगा रेडियस, तो हमने रेडियस यहाँ पर पुट किया r। तो कंफ्यूजन नहीं आना है कि ये r तो हमारा डिस्टेंस था, यहाँ पर जो रेडियस है वही हमारा करंट एलिमेंट से डिस्टेंस भी है। तो हमने जब यूज किया तो यहाँ पर और एंगल 90 डिग्री, क्योंकि हम कहीं भी एक टेंजेंट अगर इस पे ड्रॉ करें और हम इस पे अगर मिलाते हैं तो एंगल हमेशा क्या बनता है, 90। तो ये dl और r के बीच का एंगल क्या बना, 90, एंड द वैल्यू ऑफ sin 90 इज 1। तो dv का वैल्यू sin 90 1 पुट किया, तो ये हमारा इस छोटे से करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकला। अगर इस सारे वैल्यू को ऐड कर दें तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू CCC करंट कैरिंग कॉइल, CCC करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल कर दीजिए। तो हमने इसको इंटीग्रेट किया, dv को इंटीग्रेट किया, इसमें ये सारे वैल्यूज कांस्टेंट थे बाहर निकाला, dl को इंटीग्रेट किया, छोटे छोटे लेंथ को हम अगर जोड़ेंगे इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा पूरा लेंथ निकलेगा, और इस शेप में उस लेंथ को हम सरकमफेरेंस बोलते हैं, जिसकी वैल्यू 2 पाई r कैंसिल, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई i बाय r। एक टर्म के लिए अगर मान लीजिए कि इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं, सपोज n टर्म्स हैं, लिखेंगे इफ नंबर ऑफ टर्न्स इज n, अगर कॉइल में n टर्न्स है तो क्या होगा, आंसर है n टर्न्स है तो उस केस में हमारा मैग्नेटिक फील्ड है ये भी n टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, यानी इसमें हमारी जो v की वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी म्यू नॉट बाय 4 पाई, और यहाँ पर n मल्टीप्लाई कीजिए 2n पाई i डिवाइडेड बाय r, वेयर n इज व्हाट, n बी द नंबर ऑफ टर्न्स। तो ये हमारे सामने पूरा कंडीशन तैयार हो गया। ये हमारा सेकंड केस था जिसमें हमने करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर हमने मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू को फाइंड किया। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको आपके नोट्स दिए गए हैं, आप उसे पढ़ लीजिए। अब हम लोग इसका जो थर्ड एप्लीकेशन है वो स्टार्ट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मैग्नेटिक फील्ड में नेक्स्ट हमारा जो स्टेप स्टार्ट होता है जरा समझिए। पहले इसको अच्छे से हटा देते हैं। ये सब थोड़ा प्रैक्टिस करने से बड़े आसानी से ये सब जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ये सब बहुत ही इजी डेरिवेशन में गिना जाता है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं तो देखिए जरा, मैग्नेटिक फील्ड एट अ
point on axis of the current carrying ring। अब जरा समझिए यहां पर क्या है। पिछले क्वेश्चन में हमने कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू को फाइंड किया। फॉर्मूला भी, इसका फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 n पाई i बाय r, वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्न्स। अब हमें क्या करना है, ये हमारे पास एक रिंग है, ये अगर कॉइल को हमने ऐसा घुमाया तो ये रिंग, और ये इसका साइड व्यू, ये जरा ग्राफ को समझना बहुत जरूरी है। दिस, ये हमारे पास एक रिंग है और ये रिंग है तो इसका अपना एक एक्सिस, ये इसका एक्सिस। हमें क्या करना है, कहां निकालना है मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन एक्सिस। तो ये हमारा एक्सिस है और यहां पर एक कोई पॉइंट मान लीजिए P है और ये करंट कैरिंग है, यहां से मान लीजिए I करंट हमारा फ्लो कर रहा है, इस तरह से I करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और इस P पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू को निकालना है। ये सेंटर है O। तो आपको यहां पर सबसे पहले क्या डिफाइन कर देना है, सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस यानी कि रेडियस ऑफ द रिंग। तो हम उसमें अक्सर R मान लिया करते हैं, लेकिन हमने जो लॉ पढ़े हैं बर्नौली लॉ में, इस R को हम किसके लिए रख लेते हैं? करंट एलिमेंट से उस पॉइंट का डिस्टेंस के लिए जो हमें चाहिए। तो इसके लिए ज्यादा अच्छा होगा कि आप इसको R ना मानकर कुछ और मान लीजिए, सपोज A मान लीजिए, ओके। और सेंटर से जो ये पॉइंट का डिस्टेंस है ये दिया हुआ है कितना, x। ये दो कंडीशन दिए हुए हैं, इस रिंग का रेडियस और सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस। हमें बोला कि सेंटर से x डिस्टेंस पर ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर इस करंट कैरिंग रिंग के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड है ये हमें चाहिए। तो इसको जरा ध्यान से समझना होगा। तो आपको यूज किसका करना है, इस लॉ का, बर्नौली लॉ का यूज करना है। और बर्नौली लॉ, तो पहले आपको इस ड्राइंग के बारे में थोड़ा ग्राफ के बारे में लिखना भी है। क्या लिखना है, देयर इज ए करंट कैरिंग रिंग कैरिंग करंट I in एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लिख दिया। इट्स सेंटर इज O एंड इट्स रेडियस इज A। ये भी कंप्लीट। P be the point on the axis at a distance x from the center. At P we have to find the value of magnetic field. ये हमारे सामने पूरा कंडीशन तैयार है। अब आप बर्नौली लॉ यूज करेंगे, तो यूज करने के लिए हम सबसे पहला स्टेप क्या करते थे कि जिस पर भी करंट फ्लो हो रहा है, जिस पर भी करंट चल रहा है, जैसे ये करंट कैरिंग है, करंट यहाँ फ्लो कर रही है, तो उसके ऊपर आप एक करंट एलिमेंट को मान लीजिए, छोटे करंट एलिमेंट को मान लीजिए जिसकी लेंथ हम अक्सर dl माना करते हैं, ओके। तो यहाँ पर इस तरह से हमने एक करंट एलिमेंट मान लिया बहुत ही छोटा AB, ओके। ये भी इतना छोटा है कि करीब एक ही पॉइंट है। और उसके बाद आप क्या करते थे, इस करंट एलिमेंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस ये हम लोग R माना करते थे, तो ये R हो गया। लेकिन ये एक राइट एंगल ट्रायंगल तैयार होता है, तो इस R की वैल्यू क्या हो जाती है, स्क्वायर रूट A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। हमने बर्नौली लॉ के लिए क्या क्या करना होता है, करंट एलिमेंट को मानना होता है, करंट एलिमेंट से पॉइंट के डिस्टेंस को मानना होता है R, जिसका वैल्यू कंडीशन से आया है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, हमें DL और R के बीच का एंगल चाहिए। ये जो AB है ये IDL है, तो ये DL और ये हमारा R, इसके बीच का एंगल क्या है। तो जरा देखिए, DL एक स्ट्रेट हमने ऐसा माना। अब यहां से हम एक ऐसा लाइन अगर ड्रॉ करें इस तरह से, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर। आप एज्यूम कीजिए एक T, जैसे ये ऐसा। अगर हम इस लाइन को हम ऐसा भी कर दें तो भी इसके ऊपर परपेंडिकुलर, ऐसा भी कर दें तो भी परपेंडिकुलर, ऊपर कर दें तो भी परपेंडिकुलर। हम चाहे इसको जैसा भी घुमाएं ये परपेंडिकुलर ही रहेगा। तो इस केस में अगर ये AB है तो ये ऐसा है, लेकिन है तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर। तो हम यहाँ पूछेंगे कि DL और R के बीच का एंगल क्या, आप बोलेंगे 90 डिग्री। परपेंडिकुलर में एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। ये हमें चाहिए होते हैं, डिस्टेंस और एंगल थीटा, एंगल बिटवीन DL एंड R। अब आप यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू को लिखेंगे AB के कारण। हमने क्या लिखा, DB at P this due to AB, और ब्रैकेट क्या लिख दिया, IDL। बैट का यूज किया तो DB की वैल्यू क्या, यहाँ पर पढ़े हुए हैं, म्यू नॉट बाय 4 पाई IDL साइन, एंगल कितना बनता है 90 डिवाइडेड बाय, हमने इसे R माना हुआ है तो R स्क्वायर। लास्ट में हम इसका वैल्यू पुट करेंगे, देन द वैल्यू ऑफ साइन 90 इज 1। तो ये पूरा 1 हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, DB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई IDL डिवाइडेड बाय R स्क्वायर।
ये हमें इस पॉइंट पर इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। अच्छा, अब हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को कैसे बताएंगे? तो डायरेक्शन का रूल क्या है कि आप करंट के डायरेक्शन में अपने अंगूठे को रखेंगे, आर के डायरेक्शन में अपने हाथ को रखेंगे और इसको ऐसा मोड़ेंगे, ये जिधर जाएगा उधर हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो अगर इस तरह से हमारा करंट फ्लो कर रहा है, मान लीजिए रिंग है, ये इस तरह से हमने हाथ रखा और ये रिंग में ऐसा करंट फ्लो कर रहा है, हमने अपने अंगूठे को ऐसा रखा, ये ऐसा करंट फ्लो कर रहा है, हमने आर की ओर हाथ बढ़ाया और अपने पाम को ऐसा किया, ये हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। सीधी सी बात समझिए कि इसके ऊपर ऐसा परपेंडिकुलर, ये हमारा डीबी, ये डीबी की वैल्यू और ये डीबी की डायरेक्शन। अब इसका नाम देते हैं पी पी डैश दिस, ये पी पी डैश। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या? अलोंग पी पी डैश। ये जो हमारा डीबी आया किसका डायरेक्शन है? अलोंग पी पी डैश, ये हमने निकाल दिया। ओके, अब आपको करना क्या है, इसमें तो ये सभी करंट एलिमेंट है, अब आपको ठीक इसके अपोजिट, अगर ये यहाँ पर करंट एलिमेंट है तो करंट एलिमेंट यहाँ भी होगा। हमने इसका नाम मान लिया A डैश B डैश। A डैश B डैश इज अनदर करंट एलिमेंट which is oppositely directed to AB, जो AB के बिल्कुल अपोजिट में, अगर AB ऊपर है तो ये A डैश B डैश नीचे है, लेकिन इसकी लेंथ सेम है, करंट भी सेम है, आइडियल। अब हम यहाँ से इसको ऐसा मिलाते हैं, तो मिलाएंगे तो ये डिस्टेंस भी इक्वल होगा r, जिसकी वैल्यू ये है, और एंगल तो यहाँ पे वहां पे भी क्या होगी 90 डिग्री। तो अब हम इधर देखिए, जरा गौर से समझना होगा। अब इस A डैश B डैश के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? हमने क्या लिखा? dB मैग्नेटिक फील्ड एट, आप इसको dB डैश मान लीजिए अलग अलग। हमने बोला ये एक मैग्नेटिक फील्ड है dB, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है हमने उसका नाम मान लिया dB डैश। तो dB डैश एट P ड्यू टू A डैश B डैश। A डैश B डैश के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड? तो जब हमारा करंट वही है, लेंथ वही है, डिस्टेंस वही है, एंगल वही है, तो वैल्यू भी वही होगा, सेम टू सेम। तो dB डैश की वैल्यू क्या? तो dB डैश की वैल्यू म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl बाय r स्क्वायर, क्योंकि sin 90 की वैल्यू 1। इसकी डायरेक्शन क्या? तो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी एज इस तरह से। ये है क्या? P P डैश था, ये P डबल डैश है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर अलोंग P P डबल डैश। ये हमने dB और dB डैश के वैल्यू को निकाल दिया इस तरह से। ये साइड तो इतना ही बड़ा होगा क्योंकि वैल्यू तो वही है, सिर्फ डायरेक्शन अलग है, P P डबल डैश, ये करीब करीब बराबर। अच्छा, अब हमें बोला कि इन दोनों को ऐड करो। इन दोनों को अगर हम ऐड करने बोला क्या, अगर बोला जाएगा तो हम इसको ऐसे ऐड नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम इसको तभी ऐड करेंगे जब ये इसके कंपोनेंट्स को जब हम जोड़ पाएंगे। तो इसके कंपोनेंट्स को क्या करते हैं, तो हमने इसके dB को, ये हमारा है dB और ये हमारा है dB डैश, दोनों की वैल्यू क्या है? सेम टू सेम, तो हम dB की जगह पर dB डैश भी पुट कर सकते हैं। तो अगर हमने इसको रिजॉल्व किया, हम यहाँ पे इसको रिजॉल्व करते हैं, ये एक इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में, हमने इसके एंगल को क्या मान लिया? थीटा। तो हमने बोला कि ये क्या होगा, हमने किसको रिजॉल्व किया है? dB को। यहाँ लिखते हैं रिजॉल्व dB, dB को रिजॉल्व करना है। एक तो हमारा बनेगा, अगर ये एंगल थीटा हमने मान लिया तो ये क्या बनेगा? dB cos थीटा, और इधर क्या बनेगा? ये P P डैश, आप इसको Q मान लीजिए, इसको आप R मान लीजिए, तो ये क्या बनेगा? dB cos थीटा, और इस डायरेक्शन क्या हो जाएगा? dB sin थीटा। क्योंकि हमने वेक्टर में पढ़ा रखा है कि जिसके साथ एंगल होता है वो cos में डिफाइन होता है और दूसरा वाला sin में। ये दो लाइन कहां से आए? आंसर हमने dB को रिजॉल्व किया, dB cos थीटा along PQ, dB sin थीटा along PR। रिजॉल्व dB हमने लिखा dB cos थीटा along, कहां पे इसको रिजॉल्व किया? PQ, dB sin थीटा along PR, ये हमने dB को रिजॉल्व किया, दोनों PQ PR, एक x के डायरेक्शन में और दूसरा ऊपर y के डायरेक्शन में। अच्छा, उसके बाद हमें इस dB डैश को रिजॉल्व करना है। अब यहाँ पर फिर हेडिंग देंगे रिजॉल्व dB डैश, इसे भी दो पार्ट में, क्योंकि हम इसको ऐड करना चाहते हैं। तो एक टुकड़ा उसका ऐसा नीचे आएगा और एक परपेंडिकुलर ये फिर से इसी डायरेक्शन में जाएगा। तो चूंकि ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। ये जो हमारा इधर लाइन आया इसको PQ माने, हमने इसको PQ डैश मान लिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा dB
डैश cos थीटा। क्यों? क्योंकि इसका एंगल बनाता है। और इस लाइन का नाम क्या हो जाएगा? db डैश sin थीटा। db cos थीटा, db sin थीटा। इसके कारण बना db डैश cos थीटा, db डैश sin थीटा। तो आप क्या देखते हैं, ये db cos थीटा और db sin थीटा दोनों की वैल्यू सेम है। क्यों? एंगल सेम है और db और db डैश इक्वल है। और लेकिन इन दोनों को डायरेक्शन को अगर देखें तो ये दोनों अपोजिट है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। कौन कैंसिल कर देगा? db cos थीटा, db डैश cos थीटा एक दूसरे को कैंसिल करेगा क्योंकि थीटा सेम है एंड द वैल्यू ऑफ db एंड db डैश इज सेम। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हमें इस केस में, ये दो पॉइंट के केस में अगर बोलेंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कौन देगा? इस डायरेक्शन का रिजल्टेंट। इनको अगर हम ऐड कर दें तो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हमें इस पूरे के पूरे कॉइल के कारण, रिंग के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो जैसे अगर यहाँ AB है तो हमने यहाँ A डैश B डैश माना। अगर हम यहाँ AB मानते तो इसके अपोजिट यहाँ A डैश B डैश होता। यहाँ AB मानते तो इसके अपोजिट यहाँ A डैश B डैश होता। सभी को जब हम काम करते हैं तो सभी के ये जो कॉस के पार्ट हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और हमें मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ कौन देता? दिस, ये पार्ट PR, सभी के साइन के कंपोनेंट को अगर हम ऐड कर दें तो हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। क्यों? कि सभी के जो कॉस के कंपोनेंट हैं वो एक दूसरे को कैंसिल करेगा। क्योंकि ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ये अगर ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर होगा तो एक बाहर की ओर होगा, अगर एक इधर की ओर होगा तो दूसरा इधर की ओर होगा। सभी कॉस के कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो हम क्या लिखते हैं? रिजॉल्व db डैश, तो क्या हो जाएगा? db डैश cos थीटा, ये किधर? along, हमने क्या नाम रखा है? pq डैश, pq डैश, और db डैश sin थीटा along, ये कौन हो जाएगा? pr। ओके, तो हम क्या बोलेंगे? all db cos थीटा cancelled out each other, सभी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जितने भी कॉस के कंपोनेंट हैं सभी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड देगा कौन? ये वाला पार्ट, ऑल db sin थीटा, दैट इज ऑल db sin थीटा gives the total value of magnetic field at P। all db sin theta gives total value of magnetic field at P, यानी db sin theta ही हमें P पर मैग्नेटिक फील्ड देगा। तो इसका मतलब सभी db sin theta को ऐड करना है और फिजिक्स में हम उस एडिशन को क्या करते हैं? इंटीग्रेट। तो अब हमें अगर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, देखिए ये थोड़ा सा हटाने वाले हैं, आप इस वैल्यू को याद रखेंगे और ये db डैश का वैल्यू तो वही है, चाहे db बोले या db डैश बोले। ओके, तो हम इसको ऐड करने जा रहे हैं, db डैश एंड ये हो जा रहा है b डैश a डैश और ये ideal। तो हम लिखेंगे नाउ इंटीग्रेशन, अच्छा थोड़ा इधर कर देते हैं, हमारे पास जगह। ऑल db sin थीटा गिव्स द टोटल वैल्यू फॉर P। तो हमने क्या बोला? b इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ db sin थीटा, ये सबको ऐड करना है db sin थीटा को। तो db की वैल्यू को पुट करते हैं, db का वैल्यू यही है तो यहाँ पे पुट किया दिस म्यू नॉट बाय 4 पाई i dl बाय r स्क्वायर, दिस sin थीटा। यहाँ जरा समझिए, हमें sin थीटा के वैल्यू को फाइंड करना है। तो इस ग्राफ में ये एक आप राइट एंगल ट्रायंगल देख रहे हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल। हमने क्या किया? इस एंगल को थीटा माना, हमें ये एंगल पता करना है कि ये एंगल क्या है। देखिए यहाँ पे टोटल परपेंडिकुलर कितने हैं? एक परपेंडिकुलर देखिए, ये 1 परपेंडिकुलर, दिस दूसरा परपेंडिकुलर, ये सेकंड परपेंडिकुलर। तो आप जब गौर से देखेंगे, ये इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना है? 90। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना होगा? आप बोल सकते हैं 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये पूरा गोटा का गोटा 90 है, ये थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। अच्छा अब देखिए, ये पूरा एंगल 90 है, ये पूरा एंगल 90 है, तो इसका मतलब अगर ये पार्ट 90 माइनस थीटा है तो बहुत ही सिंपल सी बात है, ये क्या होगा? आंसर है थीटा, क्योंकि दोनों का ऐड करें तो कितना आना चाहिए? 90। फिर से देखिए, ये परपेंडिकुलर है इस तरह से,
ये पूरा का पूरा परपेंडिकुलर है, उसमें हमने इसको थीटा बोला, कॉमन सेंस है कि इसको हम क्या बोलेंगे 90 माइनस थीटा, ये डिफाइन हो गया। अब जाने दीजिए, अब ये देखिए ये पूरा एंगल 90 है, ये पूरा एंगल 90 है, उसमें अगर ये पार्ट जो है 90 माइनस थीटा है तो ये क्या है, तो आंसर ये होना चाहिए थीटा, क्योंकि दोनों को ऐड करने पर 90 ही आना चाहिए। इस अनुसार ये भी क्या हो गया थीटा। तो ये जब थीटा बना तो हमें यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू चाहिए, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है a बाय p बाय h। तो ये है p और ये है h, तो p की वैल्यू a, h की वैल्यू r, तो हम ये क्या लिख सकते हैं a बाय r। अब बाहर निकालिए जो जो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर आपका वेरिएबल ये dl आएगा, बाकी सब बाहर चले आएंगे, तो क्या बन जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई i a r स्क्वायर इनटू r क्यूब एंड इंटीग्रेशन dl। और फिर वही आप जब इन सारे छोटे 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 dl को ऐड करेंगे तो इसका सरकमफेरेंस तैयार हो जाएगा, और सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा, आंसर है 2 पाई इनटू रेडियस, और रेडियस हमने कितना मान के रखा है a, तो हो जाएगा 2 पाई a। तो हमने इसको सॉल्व किया तो क्या बनता है म्यू नॉट बाय 4 पाई i a बाय r क्यूब इनटू 2 पाई a। ये हमारे पास b की वैल्यू तैयार है। तो आप सजा के क्या लिखेंगे इसको, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई i a स्क्वायर बाय r क्यूब, 2 पाई i a स्क्वायर डिवाइडेड बाय r क्यूब। लेकिन r की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, r की वैल्यू है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 1 बाय 2। तो अगर हम यहाँ r क्यूब बोलेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल टू द पावर 3 बाय 2। तो यहाँ वैल्यू को पुट करेंगे और हमारा वैल्यू तैयार है म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई i a स्क्वायर बाय, इसकी वैल्यू दिस r क्यूब की वैल्यू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल टू द पावर 3 बाय 2। तो यहाँ तैयार होता है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल टू द पावर 3 बाय 2, जिसमें a रेडियस है, x डिस्टेंस है, i करंट है, b मीडियम की परमिएबिलिटी है। तो ये हमारा P पॉइंट पर यानी कि इस रिंग के एक्सिस के एक पॉइंट पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो गई म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई i a स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल टू द पावर 3 बाय 2। और फिर वही कंडीशन, अगर इस कॉइल में n टर्न्स हैं तो क्या, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर n से मल्टीप्लाई कर देना है। इफ कॉइल इफ रिंग हैज n टर्न्स तो आपको यहाँ पर सिर्फ n से मल्टीप्लाई कर देना, दैट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई, लिख देते हैं यहाँ पर b is equal to n टर्न्स लिखिए इसमें म्यू नॉट बाय 4 पाई 2n पाई i a स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3 बाय 2। तो ये हमारा पूरा केस तैयार हो गया। तो आज हम लोग बैट-सेवर्ट लॉ के दो एप्लीकेशन को पढ़े। पहला एप्लीकेशन हम अपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। तो पहला एप्लीकेशन क्या था, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण उसके बाहरी किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, इसका फॉर्मूला हमने लाया म्यू नॉट बाय 4 पाई i बाय r। याद रखिए कैपिटल R, दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से, कंडक्टर से पॉइंट की। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई i बाय r sin phi 1 प्लस sin phi 2। और उसका एक कंडीशन आपको बताया था जो आगे यूज आएगा, इफ द कॉइल इज वेरी क्लोज टू द वायर तो आपको यूज करना है 2 म्यू नॉट बाय 4 पाई i बाय r। आज हमने इसके दो एप्लीकेशन पढ़े, क्या क्या, करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड। तो फॉर्मूला क्या आया म्यू नॉट बाय 4 पाई, अगर उसके n टर्म्स हैं तो म्यू नॉट बाय 4 पाई 2n पाई i बाय r। और रिंग के एक्सिस के किसी पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड, देन द फॉर्मूला इज म्यू नॉट बाय 4 पाई 2n पाई i a स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल टू द पावर 3 बाय 2। तो ये हमारा कंडीशन है, आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे कि हर कॉस एक दूसरे को कैंसिल किया और सभी साइन वाले कंपोनेंट को ऐड किया तो मैग्नेटिक फील्ड मिला। तब जाकर के हमने इसे इंटीग्रेट किया, dB की वैल्यू को डाला, sin थीटा की वैल्यू को डाला, सभी कांस्टेंट को बाहर निकाला, dl को इंटीग्रेट करके सरकमफेरेंस लाया, सॉल्व करके ये पार्ट आया और फाइनली r क्यूब के वैल्यू को वहां पुट किया और n टर्म्स के लिए हमने n से मल्टीप्लाई किया। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। तो ये हमारा बैट-सेवर्ट लॉ हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे एम्पियर सर्किटल लॉ ने करंट और मैग्नेटिक फील्ड में एक रिलेशन तैयार किया और फिर हम कैसे क्रिटिकल से क्रिटिकल ग्राफ में
किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू को एम्पियर सर्किटल लॉ से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ओके, लेकिन आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें और ये एग्जाम में कई बार पूछने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आप लोग से।